हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम रोमांटिक एज जिनका नाम है पर्सी बायशी शेली, जिन्हें आप पीबी शेली के नाम से भी जानते हैं। आप में से कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की क्लास के रिगार्डिंग। तो वर्ड्सवर्थ की क्लास पे हम ऑलरेडी डिस्कशन हो कर चुके हैं और जो भी पीवाईक्यूज थे हमने उसे डिस्कस किया है। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप लोग जीआईसी नेट प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। 3 से 4 लेक्चर है वर्ड्सवर्थ पे एंड मिल्टन पे भी आपको 3 लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स की बेसिस पे ही मैंने डिस्कशन किया है जिससे कि आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम पर्सी बायशी शेली। टाइमलाइन की बात करें तो 1792 से 1822 टाइमलाइन है इनका। बहुत ज्यादा इनका भी आप देखें तो टाइम नहीं रहा है, बहुत कम उम्र में इनकी भी डेथ हो जाती है। ओके, अगर हम इनकी लाइफ की बात करें या मतलब बायोग्राफिकल डिटेल की बात करें तो इनका जन्म होता है फील्ड प्लेस में। फील्ड प्लेस, यहाँ जन्म होता है इनका, नियर हॉर्शम, वेस्ट ससेक्स में जन्म होता है। और इनकी डेथ होती है ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया। ये आप याद रखेंगे, ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया। ओके, ड्राउनिंग से इनकी डेथ होती है, डूब जाते हैं ये। ओके, और जिस बोट में डूबते हैं उस बोट का नाम था डॉन जुआन। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम लैंगोर टू लेरिसी। इनकी बोट का क्या नाम था? डॉन जुआन। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके ऊपर पीटरलू मैसाकर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और इनकी कई पोयम में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं द मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमेथियस अनबाउंड, इंग्लैंड इन 1819 एंड ओड टू द वेस्ट विंड। ये चारों पोयम इंपॉर्टेंट है इनके। अगर हम इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम की बात करें तो एपिफिजिटियन, ओzymandias, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ट्रायम्फ ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड वर्क है, ये आपको याद रखना है। ओ टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड, टू आई स्काईलार्क, टू आई स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क बाय वर्ड्सवर्थ है। एंड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अलास्टर। इसका अलास्टर का पूरा टाइटल है अलास्टर या द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वीन मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन मैप इसका पूरा टाइटल है क्वीन मैप, अ फिलोसॉफिकल पोएम। एंड द मास्क ऑफ एनार्की, ये मैंने आपको बताया। द मास्क ऑफ एनार्की इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे इसमें, इस पे कुछ क्वेश्चन। लॉयन एंड सिथना या द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका फुल टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द सेंसी, सेंसी एक वर्स ड्रामा है। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, मॉन्ट ब्लैंक, द डीमन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे। और इन्होंने फ्रैंकेस्टीन का प्रेफेस लिखा है। तो मैंने आपको नाम बताया इन सभी वर्क्स के, ये नाम आपको याद रखना है। ओ टू द वेस्ट विंड से लाइन पूछी जाती है। हुआ स्काईलार्क भी इंपॉर्टेंट है। जूलियन एंड मेडालो, ये एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखा गया है। जूलियन एंड मेडालो, जूलियन शेली है एंड मेडालो बायरन है। और इनका क्रिटिकल वर्क भी है। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। तो शेली ने बोला है इनको अपने पोएम पोएटिक वर्क एडोनाइज में एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। हमने पढ़ा था कीट्स की क्लास में भी, इन्होंने एलिजी लिखी 1821 में और इसमें इन्होंने बोला है इनहेरिटेंस ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन इन टर्जा रिमा। टर्जा रिमा में इन्होंने लिखा ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड टर्जा रिमा में, और इसे 1819 में लिखा गया था। 1819 रिटन डेट है, लेकिन पब्लिश होती है 1820 में। प्रोमिथियस, प्रोमिथियस अनबाउंड, ये इसका कलेक्शन था, प्रोमिथियस अनबाउंड। ओके, पीवाईक्यूज के बेस पे ही मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें इन्होंने वेस्ट विंड को एड्रेस किया है, जिसे वो प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों बोलते हैं। यहाँ पे पोएट स्पीकर का लायर बनना चाहते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में फैला सकें। ठीक है, वेस्ट विंड को ये बोलते हैं ओ वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ये लाइन याद रखेंगे। फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इंचैंटर फ्लीइंग। और यहाँ पे ये विंड को डर्ज बोलते हैं। ठीक है, इसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। इंपॉर्टेंट है इनकी। अगर हम बायोग्राफिकल डिटेल से कुछ और पॉइंट बोलें तो इन्होंने अगर हम बात करें कि कैसे कीट्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो लॉर्ड बायरन ने इनको कीट्स से मिलवाया था। और इन्होंने एक वर्क लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथीज, जिसके कारण इन्हें थॉमस हॉब्स के साथ
एक्सपेल कर दिया जाता है 1811 में, ठीक है। इन्होंने शादी की थी हैरियट बीचर स्टो से, लेकिन इनकी शादी अच्छी नहीं रही है और हैरियट सुसाइड कर लेती हैं 1816 में, और इसकी कुछ टाइम बाद ये शादी कर लेते हैं मैरी शेली से, जो कि विलियम गॉडविन एंड मैरी वॉनस्टोनक्राफ्ट की डॉटर थी, ठीक है। अगर हम बात करें इनके ग्रीव में क्या वर्ड्स लिखे गए हैं, तो टेम्पेस्ट से लाइन आती है शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट से, ठीक है। टेम्पेस्ट से लाइन आती है, इनके ग्रेव में लिखी गई हैं कुछ लाइंस। नथिंग ऑफ हिम दैट doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये इनकी ग्रेव में कुछ लाइंस लिखी गई हैं द टेम्पेस्ट से, ठीक है। नथिंग ऑफ हिम दैट doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange, ओके। एंड टू ए स्काईलार्क की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स द सैडेस्ट थॉट, ठीक है। ये आपने ओ टू नाइटिंगेल में एक लाइन पढ़ी है, उसी से मिलती जुलती है, हर्ट मेलोडीज आर स्वीट बट दोज आर हर्ट आर स्वीटर। लेकिन टू ए स्काईलार्क में लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल्स अस ऑफ सैडेस्ट थॉट। दोनों को ध्यान रखेंगे। लेट मी रब दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पोएटिक ड्रामा रिटन बाय पीबी शैली। तो पोएटिक ड्रामा बताएं आप। प्रोमेथियस अनबाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस वर्क को लिखा है 1820 में, ये पब्लिश होता है, 4 एक्ट का है, ठीक है। 4 एक्ट का है, लिरिकल ड्रामा है ये, लिरिकल ड्रामा, ये आप याद रखेंगे। और इसमें ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, प्रोमेथियस, जो कि गॉड की आज्ञा की अवहेलना करते हैं और ह्यूमैनिटी को जो फॉरबिडन फायर थी वो दे देते हैं, ठीक है। तो ज़्यूस उन्हें पनिश करते हैं, एटर्नल पनिशमेंट उन्हें मिलती है कि शाम इनको ईगल खाते हैं, इनको बांध दिया जाता है और इनको ईगल खाते हैं और अगले दिन फिर ये पहले वैसे हो जाते हैं। तो ये नेवर एंडिंग पनिशमेंट थी और ये एक क्लोजेड ड्रामा है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, क्लोजेड ड्रामा है। एस्किलीज के प्ले से इंस्पायर है ये प्ले, और यहाँ पे शैली प्रोमेथियस को कंपेयर करते हैं मिल्टन के सैटर्न से, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस देखिए, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीप, अ क्लाउड, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये लाइन आती है ओ टू द वेस्ट विंड की, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं बॉक्स में, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी लोग नए हैं वो लिटरेचर लाइट हाउस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। Shelley was a poet of revolutionary ideals who was dissatisfied with the existing order of things. He hated political tyranny, orthodox Christianity, wickedness, corruption, and evil that made human life miserable. And he wanted to liberate humanity from the chain of political, religious, and intellectual slavery. Important है. Who among the following compared the mind in creation to a fading coal? किसने कंपेयर किया है? तो पीबी शैली ने कंपेयर किया है। इनका एक ऐसे आता है इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, इंपॉर्टेंट है, 1821 में लिखा गया और 1840 में पोस्टमसली पब्लिश किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब पब्लिश होता है? 1840 में, और इसको लिखा गया था थॉमस लव पिकॉक की द 4 एजेस ऑफ पोएट्री के रेस्पॉन्स में। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ लाइन्स है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ पोएम इज द वेरी इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ। जो भी मैं आपको बोलती जा रही हूँ, जो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, उसे आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि जितनी देर में मैं लिखूंगी उतनी देर में आप लोग लिख लेंगे सुन के ही। A poem is the very image of life expressed in its eternal truth. इनका कहना है पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स अ ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। पोएट्री क्या है? एक मिरर है जो कि ब्यूटीफुल, जो चीजें डिस्टॉर्टेड उसे ब्यूटीफुल बनाती है। इनका कहना है कि पोएट्री का प्राइमरी पर्पस है फोकस ऑन रिवीलिंग द ब्यूटी इन द वर्ल्ड, जो कि लोगों से हिडन है, ठीक है। पोएट्री thus makes immortal all that is the best and most beautiful in the world। तो इनकी डिफेंस ऑफ पोएट्री से ही लाइंस आती हैं, पीबी शैली ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। पोएट्री lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar object as if they were not familiar। इंपॉर्टेंट है, पीबी शैली ने लिखा है, ठीक है। सारी लाइंस आपकी डिफेंस ऑफ पोएट्री में ही आ रही है, तो इंपॉर्टेंट है लाइंस।
पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द विजिटेशन ऑफ द डिवाइन इन द मैन। तो अगेन ये डिफेंस ऑफ पोएट्री में लाइन आएगी। मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इट, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द tumult of the mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness। ये ode to the west wind में लाइन्स आती हैं। तो यहाँ पे बोथ किसे रेफर कर रहा है? बोथ रेफर कर रहा है फॉरेस्ट को और परसोना को, मतलब स्पीकर को और फॉरेस्ट को। ये दोनों डिके कर रहे हैं क्योंकि ट्रीज की लीव्स खत्म हो रही हैं, ठीक है, ट्रीज अपनी लीव से दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं मतलब से डिके हो रही हैं, और जो शैली है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्योस है। माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। तो यहाँ पे आप ट्यूमेल्ट देखने को मिलता है इनकी लाइफ में, बहुत सारा था ही भी काफी। हु कंसिडर शैली ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड इज ह्यूमनस विंग्स इन वेन। इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है, काफी बार पूछा गया है। जहां पे मैं डबल स्टार लगा रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। हु क्रिटिसाइज पीबी शैली वेहेमेंटली इन द मॉडर्न एज। तो फ्रैंक रेमंड लेविस, मतलब एफ आर लेविस, इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, फ्रैंक रेमंड लेविस। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिक है। इन्होंने हॉस्टाइल रिव्यू दिया है एफ आर पीबी शैली के लिए और अपने जर्नल स्क्रूटनी में, ठीक है। Which of the following work was originally titled as Lion and Sithna? Important work है Lion and Sithna। तो The Revolt of Islam, क्या नाम है इसका? The Revolt of Islam। याद रखिए इस वर्क को आप। 1818 में आता है और इसमें 12 कैंटोस हैं। ये बहुत सारी पॉइंट्स कोशिश कर रही हूँ मैं बताने की। इसका पूरा टाइटल है लायन एंड सिथना और द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। इसको स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया है, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया है। 12 कैंटोस हैं इसमें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लायन एंड सिथना दोनों एक रिवोल्यूशन शुरू करते हैं अगेंस्ट द फिक्शनल स्टेट ऑफ एर्गोलिस। यहाँ पे अगेंस्ट द रूलर ऑफ द फिक्शनल स्टेट ऑफ एर्गोलिस, जो कि ये फिक्शनल स्टेट सुल्तान मोहम्मद पे सॉरी सुल्तान पे मॉडल है, ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी कैंटोस, पब्लिकेशन ईयर, इसका फुल टाइटल द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। ये टाइटल लिखा है, 12 कैंटोस में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑड पेयर आपको बताना है, तो यहाँ पे एंटिमियन 18, फोर्ट ऑफ बेसिल 20, एट ऑफ सेंट एग्नेस 20, क्वीन मैप, क्वीन मैप यहाँ पे शैली का है, ठीक है। 1813 ईयर तो सही है, लेकिन ये शैली का वर्क है। 9 कैंटोस है इसमें, टोटल कितने हैं? 9 कैंटोस हैं। ओके, एंड 17 नोट्स है इसमें, तो आपको 9 कैंटोस याद रखना है बस। 18 इसका रिवाइज्ड वर्जन हम देखते हैं 1816 में आता है अंडर द टाइटल द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। 1816 में आता है द डेमन ऑफ द वर्ल्ड, इसका रिवाइज्ड वर्जन, ये भी आप याद रखेंगे, ओके। और क्वीन मैप का फुल टाइटल है क्वीन मैप अ फिलोसॉफिकल पोएम, क्वीन मैप अ फिलोसॉफिकल पोएम, फिलोसॉफिकल पोएम, ओके। दिस पोएम वाज एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्यों इन्हें एक्सपेल किया गया था ऑक्सफोर्ड से। 9 कैंटोस आपको याद रखना है, और रीपब्लिश हुआ था किस टाइप, वो भी याद रखना है आपको। विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क। अब देखते हैं इसमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये टर्जा रिमा में लिखा गया, मैंने आपको बताया। वेल नोन एलिजी एडोनाइस, वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, तो ये जॉन की, तो एडोनाइस लिखा था इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पे, ठीक है। विलियम गॉडविन वाला ऑप्शन गलत है। हेलास एक लिरिक ड्रामा है, तो ये इंस्पायर है बाय द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रीक रिवॉल्ट, सही है। शेलीज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये अनफिनिश्ड वर्क है। और ड्रीम पोएम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए कीवर्ड आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रीम पोएम एंड अनफिनिश्ड वर्क। पूछा जाता है कौन सा वर्क इनका अनफिनिश्ड है, तो आप याद रखेंगे द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ओके।
तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, नॉट करेक्ट है। Which of the following work is inspired by Shelley is discussed at the so-called Peterloo massacre? The Mask of Anarchy इनका वर्क है जो Peterloo massacre से we can say inspired है। ओके, 1819 में इसको लिखा गया है, पॉलिटिकल पोएम मानी जाती है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउ लविस्ट बट नेवर नो, इसको हम रब करते हैं। लव सैड सोसाइटी, आई थिंक यही लाइन है, सैटाइटी, सॉरी सैटाइटी, ठीक है। तो ये लाइंस ली गई हैं टू ए स्काईलार्क से। तो टू ए स्काईलार्क, कुछ जितनी भी पोएम आपको दिख रही है जैसे टू ए स्काईलार्क और ओ टू द वेस्ट विंड, ये सारी लाइंस, ये सारी पोएम आपको पढ़नी है, ठीक है। जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये पोएम्स पढ़नी है। ओड ऑन एग्रेशन अर्न, ये सारी किड्स की पोएम है, लावेरी जेम्स वर्सी। तो टू ए स्काईलार्क की लाइन ली गई है। यहाँ पे बहुत सारी सिमिलीज देखने को मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नॉट रिटन बाय पीबी शैली, तो ओल द इंडियाज, ओ टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क क्रिस्टोबल कोलरिज ने लिखी, सैमुअल टेलर कोलरिज। ओजम इंडियाज का ईयर है 1818, और टू द वेस्ट विंड 1819, टू ए स्काईलार्क 1820। ईयर आपको ध्यान रखना है, कई बार क्रोनोलॉजी के लिए भी दे दिया जाता है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डस concentrate with thine oars use and all thou thus shine upon of human thought of form, where art thou gone। लाइन्स है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी कीवर्ड है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से लाइन्स ली गई है। इसको लिखा गया था 1816 में, पब्लिश है 1817 में। ओके, इसमें एडोनाइट्स के बारे में देखिए, पॉइंट लिखा है 55 स्पेंसरियन स्टैंजा है इनकी पोएम है क्लाउड, द क्लाउड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ओ टू द वेस्ट विंड, ये एक रिवोल्यूशनरी पोएम है, ये आपको याद रखना है इसका कि ये टर्सेट के फॉर्म में लिखी गई है। ओके, टर्जा राइमा है इसमें, ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी, ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी, मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, ए बी ए बी सी बी सी डी सी एंड डीईडी, ये किसका है, ओ टू द वेस्ट विंड का है, ठीक है। और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया, आपको याद रखना है। राइमिंग कपलेट आपको देखने को मिलते हैं, ईई, राइमिंग कपलेट क्या है, ईई। हु इज रेफर्ड एज द एजर सिस्टर, स्प्रिंग ब्रीज को इन्होंने बोला है वेस्ट विंड की एजर सिस्टर के रूप में, ठीक है। एजर इज ओल्ड फैशन वर्ड, कलर इसका ब्लू होता है, इसका मतलब कलर ब्लू ओल्ड फैशन वर्ड है। तो इसमें ये दिखाया कि ब्लू स्काई इज एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। Who called P.B. Shelley an ineffectual and beautiful angel? इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है इन्हें, ठीक है, मैथ्यू अर्नॉल्ड। ये प्रेज भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। ओzymandias, ओzymandias इंपॉर्टेंट है और ये एक पोयम है, बट इट वाज नेवर पब्लिश्ड इन, ठीक है। सो इट वाज पब्लिश्ड इन एग्जामिनर, ली हंट, ये एग्जामिनर इसमें पब्लिश होती है, प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश नहीं होती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब शायद इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अजीब है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग है। द एग्जामिनर में ये पब्लिश होती है, प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश नहीं होती, ठीक है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, पीबी शैली की लाइन से डिफेंस ऑफ पोएट्री में बोलते हैं। ओके, अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है इनका, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, मैंने बताया था आपको, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ये 1822 में अधूरा रह जाता है इनकी डेथ के कारण, अनफिनिश्ड वर्क है। एंड he modeled the poem written in terza rima on Petrarch, Triumphi and Dante's Divine Comedy, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, रेपुटेशन ऑफ डेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ये सब ऐसे हैं पीबी शैली के, इंपॉर्टेंट है, ये सारे एसेस के नाम इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी से कुछ पॉइंट आप लोग नोट करते चाहिए। 1810 में ये इनरोल करते हैं ऑक्सफोर्ड में, एंड इनका जो एथिस्ट जो एटीट्यूड था वो उसी कारण इन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। इनका पहला नॉवेल आता है जेस्ट्रोजी, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। फर्स्ट नॉवेल इनका कौन सा है, जेस्ट्रोजी, इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इन्होंने लिखा था नॉवेल
सेंट एरविन और द रोसीक्रूशियन। ठीक है, सेंट एरविन और द रोसीक्रूशियन, ये आपको याद रखना है। दो नॉवेल है इनके, दोनों नॉवेल के नाम याद रखने हैं। पहला है जोस्ट्रोजी एंड दूसरा है सेंट एरविन और द रोसीक्रूशियन। ठीक है, 1811 में इन्होंने लिखा था पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ओके, तो इन्हें एक्सप्लेन करने का रीजन ये था क्योंकि इन्होंने पैम्फलेट की ऑथरशिप को डिनाई करने से मना कर दिया था। ठीक है, और इन्हें अपने फ्रेंड थॉमस हॉक के साथ एक्सपेल कर दिया जाता है। एंड कुछ मंथ्स के बाद ही इन्होंने 1811 में ही 19 ईयर के थे ये जब स्कॉटलैंड ये भाग जाते हैं, इलोप कर जाते हैं 16 ईयर ओल्ड हैरियट वेस्टब्रुक के साथ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शायद मैंने हैरियट बीचर स्टो बोल दिया था, वो एक राइटर है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हैरियट वेस्टब्रुक, ठीक है, इनके साथ ये इलोप कर जाते हैं स्कॉटलैंड। फर्स्ट वाइफ है इनकी, बट इनका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं था इनके साथ। 1813 में इनकी पोयम आती है, लॉन्ग पोयम है क्वीन मैप, जो कि एलेग्री मानी जाती है इनके पॉलिटिकल आइडियल्स के ऊपर। 1814 को ये जाते हैं पॉलिटिकल फिलोसोफर विलियम गॉडविन के पास, जिनकी आइडियाज को इन्होंने काफी एडमायर किया, और वहां पे ये मैरी गॉडविन से मिलते हैं। ठीक है, मैरी गॉडविन, एंड लेटर ऑन इन 1814 ही eloped with मैरी टू यूरोप। यूरोप चले जाते हैं। 1816 में हम 1816 में हैरिट की डेथ हो जाती है। शी drowned herself, she was pregnant at that time, and after recovering the body of Harriet, Shelley and Mary were married. ओके, 1822 में हम देखते हैं शेली की ही डेथ हो जाती है ड्यू टू सडन स्टॉर्म ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनकी बायोग्राफी से, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया, ये इनके ये कुछ एसेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Adonais is a pastoral elegy on the death of Keats, ये important question है। 55 Spenserian stanzas है, 9 lines के, 495 lines है। ठीक है, 495 lines है टोटल। Our sweetest song are those that tell us of saddest song, तो टू ए स्काईलव की लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये पोएम भी। क्वेश्चन बनता है मैड शैली किस कॉलेज में इन्हें बोला गया है, तो इन्हें ईटन कॉलेज में बोला गया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ही वॉज नेम्ड एज मैड शैली एट ईटन कॉलेज। ठीक है, ये आप नोट करिएगा, बिकॉज ऑफ हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज। और इन्होंने टोटल 18 सोनेट्स लिखी थी। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Spring's rejuvenating powers of quickening a new birth in Shelley's Ode to the West Wind is first mentioned through the image of clarion call of the Azure Sister that fills the hills and plains. तो Azure Sister यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये लाइन्स हैं, पोएम से ही ली गई हैं, आपको रेफरेंस के तौर पे पोएम देखनी पड़ेगी। The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his verses, sweet though in sadness. स्वीट दो इन सैडनेस, तो ऑटोमल टोन कैसी है, स्वीट है लेकिन सैड भी है। इनकी वर्ड स्वीट है, हालांकि टोन आपको सैड देखने को मिलेगी। द वाइल्ड स्प्रिट इन ओल्ड टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग लीव्स है इन्हें गिराती है और इन्हें विंट्री बेड में इनके सीड्स को सेव करती है ताकि वो दोबारा से स्प्राउट कर सके और स्प्रिंग आए। तब एक तरह से आप देखते हैं नेचर फुल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इसको लिखा है पीबी शैली ने, पब्लिश्ड है पोस्टुमसली 1840 में, रिटन डेट है 1821। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा इस वर्क में। सेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, सेंसी प्ले है, वर्स ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में। ओके, सेंसी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स इसका पूरा टाइटल है, द सेंसी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। 1819 का वर्क है ये, और वर्स ड्रामा है ये। ठीक है, दिस इज वर्स ड्रामा इन 5 एक्ट्स, इंपॉर्टेंट है, 5 एक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। और वर्स ड्रामा वो होता है जिसे परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, सॉरी, वर्स ड्रामा है मतलब पोएट्री फॉर्म में हम कह सकते हैं, ब्लैंक वर्स में है,
और इसे परफॉर्म नहीं किया जाता है बहुत समय तक ड्यू टू इंसेस्ट incestuous theme and parricide. Parricide मतलब father's murder. And it is based on the theme of power on man and potency of human mind. ठीक है? It is based on an incident in Renaissance Rome. I fall upon the thorns of life, I bleed. Important है lines. Ode to the best wind में ये line आती है. Ode to the best wind. Important है. एक और point है the sensi से ही, which I forgot to mention. It is dedicated to Leigh Hunt. ये भी आप याद रखिए. सेंसी इसको डेडिकेट किया है इन्होंने किसको? ली हंट को. ठीक है, नोट करिए इसे. इट इज डेडिकेटेड टू ली हंट. ये क्वेश्चन बनता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is mismatched? तो mismatched है to a skylark, Wordsworth, the green linnet, the to the cuckoo, to the skylark, ये सब सही है. to a skylark लिखा है शेली ने, to the skylark लिखा है वर्ड्सवर्थ ने. ओके, प्रोमेथियस अनबाउंड इनका कलेक्शन आता है, उसी में कई सारी पोएम्स भी थी, उसी में पब्लिश होता है. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ derived metrically and thematically from Dante and Petrarch, ये सही है. The subtitle of Adonais is the Spirit of Solitude, तो ये गलत है. Adonais नहीं बल्कि एलास्टर का सबटाइटल है The Spirit of Solitude. Adonais इन्होंने एलिजी लिखी थी on the death of जॉन कीट्स. हेलास ये इनका प्ले है. वर्स ड्रामा है, 1821 में लिखा गया है और 1822 में पब्लिश हुआ है. ये वर्स ड्रामा है और ये जब पीसा में थे तब इन्होंने लिखा है. ठीक है, पीसा में थे तभी लिखा है और हम इसे कह सकते हैं लास्ट पब्लिश्ड पोएम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. लास्ट पब्लिश्ड वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. एलास्टर में इन्होंने प्रेजेंट किया है एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ ए यंग पोएट, तो ये भी सही है. एलास्टर का पूरा टाइटल है एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. इसका पूरा टाइटल आप ध्यान रखेंगे, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. ओके, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. और 720 लाइंस की पोएम है, लगभग 720 लाइंस की पोएम है ये. और इस वर्ड का मतलब है एलास्टर, एक रोमन वर्ड है, इसका मतलब होता है इविल जीनियस. इसका मतलब क्या होता है? इविल जीनियस. ये एक रोमन वर्ड है. ठीक है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी बोली जाती है. क्वेश्चन बनता है विच वर्क बाय शेली इज अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी. तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है आपका एलास्टर. ओके, यहाँ पे पोएट सर्च फॉर आइडियल ब्यूटी को दिखाता है. द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वाज कॉमेमोरेटेड इन हिज एलिजी एडोनाइस, तो ये तो आपको क्लियर है. 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एडोनाइस जो है इसका सबटाइटल नहीं है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, एलास्टर का है. ठीक है, नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा गया. नॉट करेक्ट वालों को आपको ध्यान से करना होता है. ये पॉइंट्स रिपीटेड है, इसे आप पढ़ लीजिएगा. द लिरिकल ड्रामा हेलास रिटन बाय पीबी शेली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय, तो बेसिकली इंस्पायर्ड था ये द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन, इससे इंस्पायर था ये. एंड इट वाज एन आउटकम ऑफ ग्रीक रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द टर्किश एम्पायर. ओके, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कह सकते हैं इसे. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियर लाफ्टर विद सम सेम पेन इज फ्रॉड. Our sweetest song are those that tells us of saddest song. Important है. नेक्स्ट क्वेश्चन है we look before and after and pine for what is not. ये लाइंस किस में आती हैं? तो टू ए स्काईलॉक में आती हैं. टू ए स्काईलॉक इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आप याद रखेंगे. It is written in the spring of 1820. Total 21 स्टैंजास है 5 लाइंस के, तो 105 लाइंस है इसमें. एंड इट इज रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ 1820. 21 स्टैंजास है, ये आप याद रखेंगे. 21 स्टैंजास 5 लाइंस के, तो 21 into 5 हो जाएगा 105. Like a high born maiden in a palace tower, soothing her love laden soul in
सीक्रेट ओवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बॉर्डर। तो यहाँ पे लाइक अ हाई बॉन्ड मैटर, जितनी भी सिमिलीज आपको देखने को मिलती है उसको आप याद रखेंगे। टू ए स्काई लार्क में लाइंस आती हैं। अच्छा है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं स्काईलार्क को लाइक अ हाई बॉन्ड मैडन से। ओके, तो टू आई स्काईलार्क की लाइंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जितनी भी सिमिलीज है उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सिमिलीज इंपॉर्टेंट है। लाइका जो भी वर्ड आया तो देखिएगा। एज अ पोएट हु कंट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ओडासिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है पीबी शैली की। ओके, प्रोमेथियस अनबाउंड ये एक पोएटिक ड्रामा था। किसने लिखा है? 4 एक्ट में लिरिकल ड्रामा है। 1820 में पब्लिश होता है एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय प्रोमेथिया व्हिच इज एट्रिब्यूटेड टू एस्किलीज। तो पीबी शैली ने ही लिखा है, पता ही है आप लोग को। ओके, और ये एक क्लोजेट ड्रामा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा वर्ड याद रखेंगे। हेलास जो है वो वर्स ड्रामा है, ठीक है। हेलास को पब्लिश किया जाता है 1822 में। प्रोमेथियस अनबाउंड पब्लिश होता है 1820 में। सेंसी इनका वर्स ड्रामा है 5 एक्ट्स में। इसको इन्होंने 1819 में पब्लिश किया है, लेकिन 1922 तक इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू स्काईलार्क? ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, ठीक है। 21 स्टैंजास थे इसमें टोटल। 4 लाइंस के स्टैंजास हैं। ट्रोकेई ट्राई मीटर में है। फर्स्ट 4 लाइंस जो है वो ट्रोकेई ट्राई मीटर में, और जो 5th लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है। ओके, तो इसमें टोटल 21 स्टैंजा है। So 21 into 5 is equal to 105 lines. Okay. 5th iambic hexameter में है एंड फर्स्ट 4 लाइंस ट्रोकेइक ट्राईमीटर में है। राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी बी टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट। ये लाइंस आती हैं प्रोमेथियस अनबाउंड से। शैली ने लिखा है, लिरिकल ड्रामा है, मैंने आपको बताया। Life like a doom of many colored glass stains the white radiance of eternity until that tramples it into fragments। तो ये आता है एडोनाइज से लाइंस, ठीक है। स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया था। हेल टू दी ब्लिथे स्प्रिट, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। हेल टू दी ब्लिथे स्प्रिट टू स्काईलार्क। इनका एक वर्क मैंने आपको बताया था, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। इनका लास्ट मेजर वर्क हम कह सकते हैं बिफोर डेथ, एंड इसको ये अनफिनिश रह जाता है ड्यू टू हिज डेथ, सडन डेथ के कारण ये अनफिनिश रह जाता है। इस वर्क में टोटल 548 लाइंस है टर्जर इमा में, ठीक है। कितनी लाइंस है? 548 लाइंस। और इसको इन्होंने मॉडल किया है पेट्रार की ट्रायम्फी पे, दांते की डिवाइन कॉमेडी पे। विलियम हैजलिट इस पोएम को बोलते हैं न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। तो ये आप याद रखेंगे, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ से ये पॉइंट लिखा नहीं है, आप लोग सुन के इसको नोट कर लीजिए। एक इनका और वर्क है सैटिरिकल ड्रामा, हम कह सकते हैं एडिपस टायरनेस। इसका पूरा टाइटल है एडिपस टायरनेस और द स्वेल फूड द टायरेंट। एडिपस टायरनेस, एडिपस टायरनेस, इसका पूरा टाइटल है द स्वेल फूड ऑफ द स्वेल फूड द टायरेंट, द स्वेल फूड द टायरेंट, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इतना। ये ट्रेजेडी है 2 एक्ट्स में, अ ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स, सैटिरिकल ड्रामा है। और इसमें हम देखते हैं ट्रायल है एडल्ट्री पे। कैरोलिन का ट्रायल होता है ड्यू टू एडल्ट्री। शी वाज स्ट्रेंज वाइफ ऑफ किंग जॉर्ज फोर्थ। ये वर्क एनोनिमसली अपीयर होता है, लेकिन इसको बहुत जल्दी सप्रेस कर लिया जाता है ड्यू टू थीम, ठीक है। ओजामेंडियस इनका एक और वर्क है जो कि सोनेट है, ऑक्टेव सिस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको लाइंस याद रखनी है ओजामेंडियस की। ओके, एक बार आप लोग इस पोएम को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है। फेल टू दी मैंने आपको बताया, टू ए स्काईलार्क की लाइन है। Shelley was expelled from the Oxford University to the publication of Necessity of Atheism, ठीक है। इनके फ्रेंड थॉमस हॉक्स के साथ इन्हें एक्सपेल किया जाता है 1811 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये फिल करना है आपको। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। और टर्जर इमा में लिखा गया, इस पोएम को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर, ये ओजामिंडियास की लाइन है, ठीक है। मतलब थीम है, यहाँ पे थीम याद रखना है।
शेली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ये लाइन्स है किसने बोली है? स्विनबर्न ने, एसी स्विनबर्न। हाउ मेनी कैंटोस द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैव? 12 कैंटोस। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का पूरा टाइटल आपको याद रखना है, लायनेस सितना और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। 12 कैंटोस में लिखा गया है, इसमें लगभग 4818 लाइन्स है, स्पेंसेरियन स्टैंजाज में है। सेंसी इनका एक प्ले है, याद रखना है आपको इसका टाइटल, द सेंसी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। 1819 में आता है ये, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और इसमें आपको थीम देखने को मिलेगी इंसेस्ट एंड पैरासाइट की, पेरिसाइट की, सॉरी, इंसेस्ट एंड पेरिसाइट की। ठीक है, सेंसी में कितने एक्ट है? 5 एक्ट। एडिपस टायरनस, अभी मैंने आपको बताया एडिपस टायरनस, इसका पूरा टाइटल है एडिपस टायरनस और द 12 फुट द टायरेंट। इसमें एडल्ट्री की थीम है, कैरोलिन वॉज trial for adultery and this work was suppressed also। 2 acts है इसमें। How many part does the sensitive plant? sensitive plant एक poem है, 3 parts हैं। सेंसी एक ट्रेजेडी हमने बताया आपको। Prometheus the Prometheus Unbound, ये वर्क एस्किलीस के वर्क से इंस्पायर है। The Prometheus Unbound, it is a lyrical drama in 4 acts। I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers, ये यहाँ पे शैली बात कर रहे हैं क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन की, जिन्होंने हॉस्टाइल रिव्यू दिया था कीट्स के वर्क पे, एंड कीट्स कुड नॉट बेयर दिस क्रिटिसिज्म। द सीन्स ऑफ एडिपस टायरेनस, एडिपस टायरेनस के सीन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो सेटिंग है थीबस में। शेलीज एरियल टू मिरांडा, एरियल टू मिरांडा ये इंस्पायर है द टेम्पेस्ट से। किसका इन्फ्लुएंस शेली की लाइफ पर पड़ता है? तो विलियम गॉडविन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड इनका पॉलिटिकल जस्टिस काफी ज्यादा इनके लिए इन्फ्लुएंशियल रहा, इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट है मास्क ऑफ एनार्की। मास्क ऑफ एनार्की इंपॉर्टेंट वर्क है, ये एक सटायर फॉर्म में लिखा गया है, द मास्क ऑफ एनार्की। द मास्क ऑफ एनार्की का एपिग्राफ लिया गया है इनके वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसकी लाइंस आप सुन लीजिए। होप इज स्ट्रॉन्ग, जस्टिस एंड ट्रुथ देयर विंग्ड चाइल्ड हैव फाउंड, ये एपिग्राफ है, कवर पेज पे लिखा है द मास्क ऑफ एनार्की के, और जिसको लिया गया है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से। ठीक है, इनका एक कोटेशन है पोएट के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स। His auditors are as men entranced by the melody of an unseen musician who feels that they are moved and softened but know not where or why। तो इसमें लाइंस आपको याद रखनी है, पोएट को इन्होंने बोला है अ पोएट इज अ नाइटिंगेल who sits in darkness and sings to cheer its own solitude। Okay, which poem is autobiographical in nature? तो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे पोएट एक आइडियल ब्यूटी की सर्च पे है, और यहाँ पे कश्मीर का भी जिक्र होता है। विजन यहाँ पे इन्हें होता है एक ब्यूटीफुल गर्ल का, एंड द ट्रैवलर वाज कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। ये एथेंस जाते हैं, एथेंस, बेबीलोन, जेरूसलम, एंड एट लास्ट ही केम टू वैली ऑफ कश्मीर, जहां इन्हें ये विजन दिखता है इस ब्यूटीफुल गर्ल का। बट ये विजन बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है, एंड द ट्रैवलर मूव्स अहेड, बट इन्हें सक्सेस नहीं मिलती। एट लास्ट हम देखते हैं ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड ही डाइड। तो इनकी जो क्वेस्ट है इनकी डेथ पे खत्म हो जाती है। द नैरेटिव, द विच ऑफ एटलस, नेक्स्ट वर्क इज नैरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। नैरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस ये है द विच ऑफ एटलस, इंपॉर्टेंट है। 1820 में इन्होंने लिखी है और 1824 में इसको पब्लिश किया जाता है, पॉस्टमस पब्लिकेशन है इसका। 78 ओटेवा रिमा है इसमें, 78 स्टैंजा है, ओटेवा रिमा में लिखा गया है, ओटेवा 8 लाइन्स का स्टैंजा है। ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं द पोएट इज इन क्वेस्ट फॉर द परफेक्ट यूनियन। यहाँ पे हम एक विच के ट्रैवल्स और एडवेंचर्स को देखते हैं जो कि एक केव में रहती हैं। एटलस माउंटेन, एटलस किसका नाम है? माउंटेन का नाम है। इसकी केव पे एक विच रहती है, और पास ही में एक सीक्रेट फाउंटेन है जो कि एक हर्माफ्रोडाइट को क्रिएट करते हैं। हर्माफ्रोडाइट बाय नीडिंग फायर एंड स्नो टुगेदर। तो हर्माफ्रोडाइट एक क्रिएट होता है हु इज बोथ मेल एंड फीमेल, या कह सकते हैं जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है मेल एंड फीमेल की, तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसे। जैसे टायरिशियस को भी आपने पढ़ा है द वेस्टलैंड में। विच ईयर हैज बीन ईयर ऑफ हैपनिंग फॉर शेली?
This year, when Alastor was published, Harriet died and Shelley married Mary Godwin. तो आपको याद रखना है 1816. 1816. The Revolt of Snom was based on revolutionary theme that came out January 1, 1818, which it was written in Spenserian stanza. Original title इसका क्या था? Lion and Sithna. काफी important है. Adonais को लिखा गया Spenserian stanza में. Poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and best mind. ये कौन बोलते हैं? शैली बोलते हैं. एडोनाइस की लाइन से he lives his bake, its death it dead, nor he occurs, nor he, ये लाइन्स हैं तो ये किस में आती है? एडोनाइस में. Which book is based on Godwin's political justice? काफी इंपॉर्टेंट है. क्वीन मैप बेस्ड है पॉलिटिकल जस्टिस पे बाई विलियम गॉडविन. टर्जा रिमा किसमें है? तो ओ टू द वेस्ट विंड में टर्जा रिमा आपको देखने को मिलता है. ए बी सी डी सी ई लास्ट में देखने को मिलता है ई. Teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen them as I am listening now. ये लाइंस हैं पीबी शैली के टू आई स्काईलर्क से. टू आई स्काईलर्क इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइंस. 1820 में आता है. नेक्स्ट वर्क जो कि इंपॉर्टेंट है जूलियन एंड मेडालो. इंपॉर्टेंट जितने भी वर्क हैं सारे इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मैं कीट्स एंड शैली की अलग अलग क्लास ले रही हूँ. जूलियन एंड मेडालो इसका फुल टाइटल है जूलियन एंड मेडालो अ कन्वर्सेशन. इसमें 617 लाइन्स हैं. हीरोइक कपलेट में है ये याद रखना है आपको. हीरोइक कपलेट में लिखा गया है. एंड यहाँ पे काउंट मेडोलो जो है वो लॉर्ड बायरन को रेफर कर रहा है. ठीक है, मैड बायरन, इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं. एंड जूलियन यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं? शैली. ठीक है, जूलियन शैली को रेफर कर रहा है. तो क्वेश्चन ही यही है, जूलियन रिप्रेजेंट शैली एंड काउंट मेडालो बायरन, लॉर्ड बायरन, ऐसे आप याद रखेंगे. 617 लाइन्स हैं. 1818 से 19 के बीच लिखा गया है. अ कन्वर्सेशन इसका फुल टाइटल है. It was published posthumously in 1824 and it was inspired by conversation that was held between Shelley and Byron in Venice. Venice में इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है 1818 में. द मास्क ऑफ एनार्की इंपॉर्टेंट है. द मास्क ऑफ एनार्की ये पोएम है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थी. इट वाज रिटन इन रिस्पांस टू पीटरलू मैसाकर. इन सारी पोएम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास से सारे कवर हो जाएंगे. It is a lyrical drama which was produced in 1821, published in 1822. हेलास याद रखना है. मैंने आपको बताया था हेलास वर्स ड्रामा है. एंड जब ये पीसा में थे तब इन्होंने लिखा है. ठीक है, he wrote it when he was in पीसा. Anonymously published है, ये भी आपको याद रखना है. It was published anonymously. Pastoral elegy on the death of Keats, model on Byron, Adonais and Message Lament Corbin. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. The one remains, the many change and pass. ये लाइन्स है एडोनाइस की. आपको बताना है शैली की अनफिनिश्ड पोएम. हैजलिट ने इनसे बोला है न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ. तो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड पोएम है. 548 लाइन है इसमें टर्जा रिमा में, और इसको इन्होंने पेट्रोर की ट्रायम्फी डांटे की डिवाइन कॉमेडी पे मॉडल किया. हैजलिट ने इनसे बोला है न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ. आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर. ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, द क्लाउड से लिया गया है. आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर. ओके, नेक्स्ट कोट है और टू द वेस्ट विंड से मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज. वेरी इंपॉर्टेंट कोट, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन इज. हेलास प्ले है, इससे लाइन है लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट. इंपॉर्टेंट है. प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में. इसमें शैली की रिवोल्यूशनरी इंथुजिज्म आपको देखने को मिलता है. हीरो प्रोमेथियस रिप्रेजेंट करता है मैनकाइंड को, जबकि जो जोब है ये पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के. इसको लिखा गया 4 एक्ट्स में, जो रेफ्लेक्ट करता है शैली के थर्स्ट फॉर लिबर्टी. सेंसी इनका जो ड्रामा है वहां से लाइन्स आती. सेंसी ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, इसका पूरा टाइटल आपको याद रखना है. बिकॉज माई फादर ऑनर डिड डिमांड माई फादर्स ट्रैट. तो यहाँ पे पैरिसाइड आपको देखने को मिलेगा, ब्लैंक वर्ड्स में है, और इसको काफी समय के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता 1922 तक ड्यू टू इंसेस्ट्रियल थीम एंड पैरिसाइड. इंसेस्ट्रियस थीम एंड पैरिसाइड. नेक्स्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वर्क बाय शैली प्रेजेंट्स प्लेटोनिक लव. हु स्पीक्स ऑफ एमिलिया विवियानी. एमिलिया विवियानी आपको नाम याद रखना है. एपीफिजिडियन, एपीफिजिडियन इंपॉर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट लाइन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम इज द ट्रेजेडी ऑफ आइडलिस्ट हु सीक्स इन रियलिटी द काउंटर पार्ट इज हिज आइडल. एलास्टर.
एलास्टर का दूसरा टाइटल क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेजेडी ऑफ आइडलिस्ट, मतलब एक व्यक्ति है जो कि आइडल ब्यूटी की खोज में है, बट उसकी खोज कभी खत्म नहीं होती और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है, आइडलिस्ट की डेथ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, स्पिरिचुअल बायोग्राफी भी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी इसे बोला जाता है। 1816 में ये पब्लिश है। एंड द कैरेक्टर हु इज अ ट्रैवलर, वॉन्डरिंग ट्रैवलर, शैली ही है एक तरह से देखा जाए तो, इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी। ओके, बायरन बोलते हैं शैली के बारे में, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल, द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। तो ये शुरुआत की लाइन पूछी जाती बायरन ने बोला है शैली के बारे में। इट इज द बेस्ट लिरिकल ड्रामा दैट शोज शैलीज रिवोल्यूशनरी enthusiasm बेस्ट। प्रोमेथियस अनबाउंड। ठीक है, एपिफिजिटियन सेलिब्रेट करता है तो प्लेटोनिक लव को। इमिलिया विवियानी के ऊपर हम देख सकते हैं इसको लिखा गया, या इसमें जो प्लेटोनिक लव है इसमें इमिलिया विवियानी को एड्रेस कर रहे हैं ये। एडोनाइस एक थ्रेनेडी है, थ्रेनेडी याद रखना है आपको, कीट्स की डेथ पे लिखा गया है। विलियम डी लॉन्ग का एक कमेंट है, वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। शेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। ओके, यहाँ पे इनएफेक्चुअल येट, इनएफेक्चुअल कौन बोलता है? तो एर्नोल्ड बोलते हैं। सम क्रिटिक्स कॉल हिम इनएफेक्चुअल येट अलोंग विद ब्लेक। पीबी शेली इज द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ पोएट एज अ प्रॉफिट। ओके, इन्होंने अपनी लाइफ में विलियम ब्लेक से ज्यादा सफर किया। ठीक है, इनकी डेथ होती है 1822 में। ही ड्राउन्ड इन द गल्फ ऑफ स्पैजियो। ये आपको याद रखना है, स्पेजिया। ओके, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इनकी ग्रेव पे द टेम्पेस्ट लाइन इंस्क्राइब है, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फ्लेड बट डथ सफर a sea change into something rich and strange। ये लाइन आपको याद रखनी है, द टेम्पेस्ट से ली गई है, ये क्वेश्चन बनता है। द ग्रीक नेम फॉर अ वेनफुल डेमन दैट ड्राइव्स द विक्टिम दैट टू द डेजर्ट प्लेस। तो आपको नाम ध्यान रखना है, एलास्टर। एलास्टर ग्रीक नेम है फॉर अ वेंजफुल डेमन। ट्राइम्फ ऑफ शैली, ट्राइम्स ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, शैली की अनफिनिश्ड पोएम है। शैली इज ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द void his luminous wings। ये कौन बोलते हैं? तो मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। The poem was the image of life expressed on eternal truth. The poetry is the expression of imagination। शैली बोलते हैं इस लाइन को। यहाँ पे जितनी कोटेशन है इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। Poet are the mirrors of gigantic shadows which futurity casts upon the present। Poets are the unacknowledged legislature of the world। ये पूछी जाती है लाइन, ये भी जो लाइन है इसे आप रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से। Who considered defense of poetry as the profoundest essay in the English language? Herbert Reed। इन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके रिप्लाई में लिखा था? तो टॉमस लव पिकॉक ने वर्क लिखा था, 4 एजेस ऑफ पोइट्री। टॉमस लव पिकॉक की लाइन है, द पोएट इज अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, जहां पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। शेली का द डिफेंस ये शो करता है इन्फ्लुएंस किसका किसका? प्लेटो का एंड सिडनी के एपोलॉजी का। A poet participates in the eternal, the infinite, and the world as far as it relates to his conceptions, time and place, and number do not। How does Shelley in the Ode to the West Wind compare himself to the wind? As tameless, swift and proud। इस पोएम को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको इन्होंने फ्लोरेंस में लिखा था। Shelley invoked the west wind to make him his lyre। यहाँ पे ये इन्वोक करते हैं, चाहते हैं कि वेस्ट विंड इन्हें अपना लायर बना ले ताकि अपने आइडियाज को स्प्रेड कर पाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे किसके लिए बात की जा रही है? आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीटिंग, तो डेड लीव्स की बात की जा रही है, डेड लीव्स। बहुत सिंबॉलिक पोएम है, ये काफी अच्छी पोएम है, आपसे पढ़िएगा। इसको 5 कैंटोस में डिवाइड किया गया है। मैन ऑफ इंग्लैंड वेयर फोर प्लाउ फॉर द लॉर्ड्स हु ले ये लो। ये लाइंस किसके लिए बोली गई है? शैली के लिए। ठीक है,
Wherefore weaves with toil and care, the rich robs your tyrants aware. ये लाइंस किसकी पोएम से ली गई है? तो शैली की। जीआईसी का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैन ऑफ इंग्लैंड, ये सॉन्ग लिखा गया है टीबी शैली के द्वारा। का सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड, इसमें स्पीकर मैन ऑफ इंग्लैंड से डायरेक्टली बात कर रहा है। मार्क्सिस्ट टोन यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलती है आपको, क्योंकि जो पीपल ऑफ इंग्लैंड है उन्हें एज अ प्रोलेटेरिएट दिखाया गया है। एडोनाइस ये किसकी डेथ पे है? तो जॉन कीट्स की डेथ पे है। द ओड टू द वेस्ट विंड, 5 स्टैंजा है टोटल, इसको पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। किस स्टैंजा में कहाँ पे वेस्ट विंड का आप कह सकते हैं इम्पैक्ट दिखाया गया? जैसे पहले में लैंड में है, ठीक है, सेकंड में स्काई में है, थर्ड में ओशन में है, या मेडिटेरियन सी का जिक्र दिया है, तो आप देखेंगे। विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीव रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, तो शैली के एडोनाइस से ये लाइंस ली गई हैं। ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें फर्स्ट इमेज आपको किसकी दिखती है? तो एन्चेंटर की। एन एन्चेंटर फ्लीटिंग दाउ फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead and driven like ghost from an enchanter. Second part is about Maenad, ठीक है। Third part is about Blue Mediterranean. Fourth part is about the comrade of thy wandering, and the last is about the spirit fires. इसको आप लोग पढ़िएगा। What does Shelley ask the Westwood to do by the incantation of his verse? तो ये चाह रहे हैं कि वेस्टविंड ट्रम्पेट बन जाए ऑफ प्रोफेसी। लाइंस इंपॉर्टेंट है। The trumpet of prophecy of oh wind, if winter comes can spring be far behind, ठीक है। According to Shelley, the west wind is the breath of, किसकी ब्रेथ है? ये ऑटम की ब्रेथ है। और इनकी जितने भी वर्क्स थे, हमने अभी सभी वर्क्स को डिस्कस कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स मुझे लग रहे थे। तो कुछ और रह रहा हो तो आप बताइएगा। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये लाइन से ओ टू द वेस्ट विंड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग पढ़ रहिएगा खुद से। पोएट्री इज एवर compete with accompanied with pleasure, all spirits on which it falls upon them falls open themselves to receive the wisdom. शैली बोलते हैं, ये कोटेशन में इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बताया था। A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude, ठीक है, own solitude। शैली को इनएफेक्चुअल एंजल किसने बोला है? तो एर्नोल्ड ने। एंड टीएस एलियट ने बोला है, द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडिया ऑफ एडोलेसेंस। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दो दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट सॉन्ग, तो ओड वॉइस स्काईलार्क इंपॉर्टेंट है, वहां से लिया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी, शैली की कौन सी पोयम में आपको स्टोरी दिखती है ग्रीक माइथोलॉजी की? तो 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड। इसमें ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर फिगर है प्रोमेथियस, जो कि गॉड को डिफाई करता है, एंड ही गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी फॉर विच ही इज सब्जेक्टेड टू एटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ज़्यूस, ठीक है। तो ए इसका सही है। नॉट रिटन बाय शैली, तो ओ टू अ नाइटिंगेल कीट्स की है, बाकी ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड, ये सब शैली ने ही लिखा है। Whom does Shelley address as the wild spirit? किसे एड्रेस करते हैं एज द वाइल्ड स्पिरिट? तो द वेस्ट विंड को, ठीक है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। और टू द वेस्ट विंड डर्ज है। डर्ज का मतलब क्या होता है? और टू द वेस्ट विंड को इन्होंने विंड को डर्ज बोला है, अ सॉन्ग संग फॉर द डेड पर्सन। यहाँ पे लाइन आती है, दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर, ठीक है। वेस्ट विंड किसे अवेकन करता है? तो द ब्लू मेडिटेरियन को। The blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams. ये lines हैं। Thou who didst waken from his summer dreams. Okay. Next question देखते हैं। Shelley prays to the west wind to lift him as a wave, a leaf, a cloud. If winter comes, can spring be far behind? ये lines क्या बताती हैं? There is a silver lining behind every cloud you see. ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है bad times will be followed by good ones. तो if winter comes, can spring be far behind? इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। In his boyhood days, Shelley would try to, क्या ट्राई करते थे? He would try to outstrip the sky's speed of the west wind. यहाँ पे लाइन है, इफ आई इवन वर
if even I were as in my boyhood and could be the comrade of the wandering over heaven, as they went to outrip the sky's speed, scarce seemed vision, I would never have striven. ये क्वेश्चन 72 रिपीटेड है, इसको हम स्किप कर रहे हैं. 72 and 73. दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. रिपोर्ट ऑफ इस्लाम लिखा है शैली ने लॉयन एंड सिथना टाइटल से. दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. शैली ने लिखा है और स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट सॉन्ग. नॉट ऑथर्ड बाय शैली. तो हाइपीरियन नहीं लिखा है, कीट्स ने लिखा है. बाकी के सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं. इनके सभी वर्क्स की क्रोनोलॉजी को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं. तो कीट्स की, शैली की, वर्ड्सवर्थ की क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है और थीम आपको याद रखनी है. एडोनाइस एलेजी है, ये आपने पढ़ा था. ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड. तो शैली के बारे में बोला था AC स्विनबर्न ने. नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म आपको पता है शैली ने पब्लिश किया 1811 में और इनको एक्सपेल कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से. एडोनाइस कीट्स की डेथ पे लिखा है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में है. 1821 में पब्लिश किया है चार्ल्स ऑलियर ने. पेस्टोरल एलेजी का एग्जाम्पल है ये. पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ड. पीबी शैली ने बोला है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में. ये वर्क पब्लिश होता है 1840 में और इसे लिखा गया था थॉमस लव पीकॉक के द 4 एजेस ऑफ पोएट्री में, पोएट्री के रिस्पॉन्स में, जिसे 1820 में पब्लिश किया गया था. इस वर्क में नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, इसमें आप ह्यूम के फिलोसफी का इम्पैक्ट देखते हैं. इंस्पिरेशन इन्हें ह्यूम के फिलोसफी से मिलती है. वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री. तो पीसा में सेटल हो जाते हैं. 1818 में ये इटली जाते हैं. मेरी शैली के फादर विलियम गॉडविन थे जो कि फिलोसफर थे और इनके पॉलिटिकल आप कह सकते हैं गुरु भी हम मान सकते हैं, पॉलिटिकल टीचर. व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. तो रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, ये है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इनके अकॉर्डिंग. Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wing in vain. तो अगेन ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा. Ode to the West Wind, इसे टर्जा रिमा में लिखा गया. ये भी मोस्ट रिपीटेड है और इस पॉइंट से काफी क्वेश्चन बनते हैं. टर्जा रिमा क्या है? इटालियन फॉर्म ऑफ आयम्बिक वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 11 सिलेबल लाइंस. इसको टर्सेट में आप अरेंज देखते हैं. ABA, BCB, CDC, CDC, DED, EE. एलास्टर इसका पूरा टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसको पब्लिश किया जाता है 1816 में और 740 लाइंस की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Whose death is mourned by Shelley in Adonais. तो कीट्स, यहाँ पे अब कुछ कोटेशन है जिसको मैच करना है. इसमें लिखा है नॉट करेक्टली मैच्ड. नॉट करेक्टली मैच्ड. तो व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लव्ड एक्सेंट्स आर सून फॉरगॉट. ये व्हेन द लैंग्वेज शैटर्स है. ओजामेंडियस की लाइन है नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed. बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये. A heavy weight of hours have chained and bored one too like thee, tameless and swift and proud. ये भी Ode to the West Wind की है. एडोनाइस लिखा है इसलिए गलत है. तो कीवर्ड आपके हैं टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड. Who has composed the following line? To me that cup has been dealt in another measure. तो इनकी एक पोएम है Stanzas written in Disaction near Naples. इंपॉर्टेंट है. इसमें एक लाइन और है Alas, I have nor hope nor health nor peace within nor calm around. दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दी गई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. स्टार इसमें हम लगा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा. Stanzas written is Disaction near Naples. To me that cup has been dealt in another measure. How many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus? तो 4 acts हैं इसमें, lyrical drama है. ब्लैंक वर्स में कौन सा इनका वर्क लिखा गया? द विच ऑफ एटलस. एटलस एक माउंटेन है, ब्लैंक वर्स में है. और हेलास इनका एक लिरिकल ड्रामा है. द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ टर्जा रिमा में लिखा गया है. अनफिनिश्ड वर्क है द सेंसी, ये प्ले है 5 एक्ट्स में, ड्रामा है.
ब्लैंक वर्स में। द विच ऑफ एटलस 78 ओट्टावा रिमा में लिखा गया, ये भी ब्लैंक वर्स में है। तो इसका आंसर होगा कौन सा वर्क ब्लैंक वर्स में नहीं है, तो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ब्लैंक वर्स में नहीं है। सेंसी, हेलास एंड द विच ऑफ एटलस ये सभी ब्लैंक वर्स में है। प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा है, ये एक थ्रेंडी है। एडोनाइस इज अ थ्रेंडी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। 99 question repeated है, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। वेस्ट विंड से है लाइन्स। शेलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। एडोनाइस इनका पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन, तो पीबी शेली। एंड ही eloped with his daughter मैरी। ओके, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ शेली का वर्क है। लास्ट मेजर वर्क बिफोर हिज डेथ हम मान सकते हैं, इट वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड एंड टर्जा रिमा में लिखा गया था। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर पोर मूव माय पेंट हार्ट विथ ग्रीफ। ये लाइंस हैं इनकी पोएम लैमेंट से। लैमेंट पोएम नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 10 लाइंस इसमें लाइंस है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। तो ये लाइंस पूछी जाती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्ले बाई शेली, तो सेंसी है, मैनफ्रेड बायरन का है, बॉर्डर विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, सेंसी, द सेंसी ए ट्रेजेडी इन 5 acts। It was inspired by a real Italian family। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये आपको याद रखना है, शेली ने लिखा है। लॉयन एंड सिथना इसका टाइटल है, पूरा टाइटल मैंने आपको बताया था। एंडिम्योन, ये भी मैंने आपको बताया था। टर्जर इमाम ने लिखा था ओड टू द वेस्ट विंड। एशिया कैरेक्टर है, एशिया है शेली की प्रोमिथियस अनबाउंड में कैरेक्टर। जीआईसी में ही पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में। पीबी शेली का मास्टरपीस किसे मानते हैं, तो ओड टू द वेस्ट विंड इज अ मास्टरपीस, is considered a masterpiece। Not composed by पीबी शेली, तो लामिया पोयम कीट्स ने लिखा है। लामिया, इससे जीआईसी में 5 to 6 क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ये शेली का ही वर्क है। करेक्ट टाइटल ऑफ शेलीज पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट, टू आई स्काईलक, द स्काईलक, टू स्काईलक, ये नहीं है तो ये कंफ्यूजिंग है। पूरा टाइटल आपको याद रखना है सभी वर्क्स के। द लिरिकल जीनियस ऑफ Shelley can be experienced in poem like Ode to the West Wind, The Skylark, or To a Skylark, or The Alaster। Poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। Poets are the mirrors of the gigantic shadows, ये पीबी शैली बोलते हैं। Make me the liar even as the forest is, ये लाइन्स हमने देखी थी, Ode to the West Wind की है। प्रोमिथियस अनबाउंड, ये वर्क है इन्हीं का, पीबी शैली का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय शेली सपोर्ट्स बाइगमी, बाइगमी मतलब टू मैरिज, तो प्रोमिथियस अनबाउंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन क्लास फॉर ऑन पीबी शैली। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क थे उसको हमने डिस्कस किया है, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। तो आज की जो भी क्लास ले रहे हैं इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, लेकिन विदाउट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।